किलर वर्सेस किलर। वह शाम ही कुछ डरावनी सी थी। सारे शहर में एक उदासी सी छाई थी। रोड लाइटें शहर के हर अंधेरे कोने को रोशन करने की कोशिश कर रही थीं, जैसे कि उन्हें डर हो कि अगर कोई कोना रह गया तो वहाँ कुछ बुरा पनप सकता है। एक आवारा कुत्ता गली में घूम रहा था। शायद वह खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। उसकी नज़र फुटपाथ के किनारे पड़े कचरे के टुकड़े पर पड़ी। वह उसे सूंघने लगा, यह तय करने के लिए कि क्या इसे खाया जा सकता है, कि तभी उसके कान खड़े हो गए। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने सर उठाकर ऊपर की ओर देखा। मैंने लिविंग रूम की लाइटें चालू की और खिड़की के पार सड़क पर खड़े कुत्ते को देखा, जिसने कुछ देर तक मुझे देखा और फिर चला गया। मैंने सड़क को और उसके पार गहरे आसमान को देखा। इतनी शांति छाई थी कि कोई अपने घर से बाहर निकलने से पहले एक बार भी संदेह नहीं करता। मैंने सड़क के चारों ओर दूसरे घरों को देखा। उनकी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे, जैसे कि वह इस रात को देखना ही नहीं चाहते हों, जैसे कि वह किसी तरह इस रात को टालना चाहते हों। मैंने भी अपनी खिड़की के पर्दे बंद कर दिए और सोचा शायद मुझे भी इस शाम को टाल देना चाहिए। लेकिन जब तक मैं खिड़की से मुड़ा तो मैंने सोचा, क्या मैं ऐसा कर सकता था? मुझे एहसास हुआ कि मैं ऐसा कर तो सकता था, पर बात दरअसल यह थी कि मैं करना नहीं चाहता था। किसी को आखिर कितनी बार ऐसा एक मौका मिलता है। मैंने दीवार पर घड़ी की ओर देखा। 8 बजने वाले थे। ओह, वह 11 बजे से पहले तो वापस नहीं आने वाले और मैं अगले 3 घंटे तक जो चाहूँ कर सकता हूँ, मैंने खुद से ही कहा, इस उत्साह में कि अगले 3 घंटे के लिए पूरा घर मेरा था। मैं लपक के सोफे पर बैठ गया और रिमोट झपट के टीवी चालू कर दिया। मैं जो चाहे देख सकता था। मैंने चैनल बदलने शुरू किए, पर मैं एक समाचार चैनल पर रुक गया। उसकी हेडलाइन देखकर हत्यारा फरार। मैं वहाँ समाचार देखने लगा। रिपोर्टर बता रही थी, पुलिस इस बात की भी पुष्टि नहीं कर पा रही है कि क्या यह हत्या उसी हत्यारे ने की है। तो क्या इसका यह मतलब हुआ कि इस वक्त शहर में एक से ज़्यादा हत्यारे घूम रहे हैं? अबे इसकी तो 2-2 हत्यारे खुले घूम रहे हैं, मैंने सोचा। उनके एक ही जगह आने के क्या संयोग हो सकते थे? घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पुलिस ऑफिसर का इंटरव्यू यह रिपोर्टर कर रही थी उसने कहा, हालांकि वह खुद अपने शब्दों से संतुष्ट नहीं लग रहा था। हम निश्चिंत नहीं हैं कि यह हत्या उसी हत्यारे ने की है, पर हम जांच कर रहे हैं। तब तक मैं सबसे यह निवेदन करूंगा कि शांत रहें और अपने आसपास किसी भी संदिग्ध घटना की जानकारी दें। अरे तेरी तो, मुझे एहसास हुआ कि मुझे भूख लगी थी। मैंने टीवी बंद कर दिया और लिविंग रूम के पास ही किचन में चला गया। मैंने फ्रिज खोला ही था कि मैंने सोचा मैं खाना खुद बना लूँगा और फिर से बंद कर दिया। आधे घंटे बाद किचन गर्म तेल और ताज़ा कटे प्याज और टमाटर की खुशबू से भर गया। मैंने टीवी फिर से चालू कर दिया, सिर्फ थोड़े शोर के लिए, और सच बताऊं तो इसलिए भी क्योंकि मैं ऐसा कर सकता था। मैंने फिर से चैनल बदलने शुरू किए, पर फिर से मैं समाचार चैनल पर रुक गया। रिपोर्टर बड़ी बारीकी से पिछली दोनों घटनाओं में फ़र्क बता रही थी, पर दूसरी घटना जो एक दिन पहले हुई थी वह शहर के दूसरी तरफ थी। जिसकी हत्या हुई वह अपने घर पर अकेली थी। उसके पति शहर के बाहर गए हुए थे। फिर वह एक पड़ोसी का इंटरव्यू दिखाने लगे। उसके पति 2 दिन से बाहर थे। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हत्यारे ने यह समय चुना जब वह घर पर अकेली थी। फिर वह दूसरे पड़ोसी का इंटरव्यू दिखाने लगे। मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे कोई मेरी खिड़की के पास से गुजरा हो। मुझे लगता है वह हमारे घर में इसलिए नहीं आया क्योंकि उस रात हम 5 लोग घर पर थे। कुछ देर बाद मैंने खिड़की से देखा तो उसके पूरे घर में अंधेरा था, एक भी लाइट चालू नहीं थी। यह मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वह कभी भी अपने घर की सारी लाइटें बंद नहीं करते थे। सोते वक्त भी उनके घर की एक छोटी सी लाइट चालू रहती थी, और यह तो हो ही नहीं सकता कि वह अपने घर की सारी लाइटें बंद कर दें, वह भी तब जब वह अकेली थी।
और अभी तो उसके सोने का वक्त भी नहीं हुआ था। वह व्यक्ति बिना सांस लिए बोल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह इसे जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहता था। मैंने अपनी पत्नी का ध्यान इस तरफ खींचा और हम विचार कर ही रहे थे कि उनके घर फ़ोन करके उनका हाल पूछ लें। तभी हमें एक चीख सुनाई दी। वह बहुत भयानक थी और वह बीच में ही रुक गई। तभी हमने वह सांस लेने के लिए रुका। तभी हमने पुलिस को खबर की। रिपोर्टर वापस आ गई थी। अब वह घटना स्थल का विवरण दे रही थी। उसका शरीर लिविंग रूम में मिला था। कहीं भी संघर्ष का कोई नामो निशान नहीं था। शायद उसे हत्यारे के घर में घुसने की कोई खबर ही नहीं थी। उसके पीठ पर चाकू से कई वार किए गए थे। हे भगवान, यह तो बहुत ही मेरे मुंह से निकला, पर इससे पहले कि मैं इसे पूरा कर पाता पूरे घर में अंधेरा छा गया। मैं खड़ा हुआ और यह समझने की कोशिश कर ही रहा था कि क्या हो रहा है। तभी मैंने लिविंग रूम के बाहर गलियारे में किसी को घूमते हुए महसूस किया। घर में कोई और भी था। कि वह कौन हो सकता है? इतना अंधेरा था, इतनी शांति छाई थी कि किसी का डर के मारे दम ही निकल जाता। अरे यार, मैं संयोग के बारे में सिर्फ मजाक कर रहा था। मेरे पास अभी इसके लिए वक्त नहीं है। मैं खुद से ही फुसफुसाया। मेरे दिमाग ने सोचना शुरू किया। उसने सारे घर की लाइटें बंद करने के लिए मुख्य दरवाजे के पास वाला फ्यूज खींचा होगा। इसका मतलब वह मेरे पीछे के दरवाजे से अंदर घुसेगा। मैं नीचे झुका और धीरे धीरे अपने पंजों पर दूसरी दिशा में किचन की तरफ चलने लगा। मैंने सुनने की कोशिश की, पर मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह जमीन से ऊपर हवा में तैर रहा हो। मैं इस परिस्थिति से निकलने के लिए योजना बनाने लगा। मैंने अपने दिमाग में पूरे घर का नक्शा फिर से याद किया। घर का अगला हिस्सा अपेक्षाकृत खुला था, सिवाय लिविंग रूम के। दूसरी तरफ वाले स्टोर रूम में और बाथरूम को छोड़कर पीछे वाले बेडरूम का दूसरा दरवाज़ा किचन के बाहर गलियारे में खुलता था, तो इसलिए पीछे वाले बेडरूम को भी खुले घर का हिस्सा मान सकते थे। मैं उस दरवाजे से पीछे वाले बेडरूम में जा सकता था और फिर दूसरे दरवाजे का इस्तेमाल करके आगे वाले बेडरूम में, जिसका दूसरा दरवाज़ा मुख्य दरवाजे के बाहर गलियारे में खुलता था। और इस तरह मेरी योजना बन गई। मैं किचन से बाहर की तरफ बढ़ा। मुझे अब तक कोई हलचल सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा था कि कम से कम उसके सांस लेने की आवाज़ तो सुनाई देगी। मैं बाहर गलियारे में पहुंचा। मेरी बाईं ओर दूर मुख्य दरवाज़ा था। मैं भागकर जा सकता था, पर मैंने खतरा नहीं लेने का निर्णय किया, क्योंकि मुझे लिविंग रूम को पार करना पड़ता। मैंने अपने सामने वाले दरवाजे को धीरे से खोला। मैंने कोशिश की कि जरा भी आवाज़ ना हो, लेकिन फिर भी लॉक खोलने की आवाज़ हुई। मैंने दरवाज़ा वापस बंद करने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि मैं तेज़ी से दूसरे दरवाजे की ओर बढ़ा। मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए हैंडल हाथ में लिया, लेकिन यह पहले से ही खुला हुआ था। मुझे कुछ सोचना भी नहीं पड़ा। अगर यह दरवाज़ा खुला था और दूसरा वाला बंद, तो इसका एक ही मतलब हो सकता था, वह अभी इसी कमरे में था। मैंने दरवाजे को पीछे की ओर फेंका और तेज़ी से बाहर भागा। दरवाज़ा पीछे दीवार से टकराया और मैंने पहली बार उसके कदमों की आवाज़ सुनी। मैं आगे वाले बेडरूम में घुसा और दूसरे दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की, तो वह मुख्य दरवाजे से अंदर घुसने के बाद अपनी दाईं ओर लिविंग रूम में न जाकर बाईं ओर इस कमरे में घुसा और दूसरे दरवाजे से पीछे वाले बेडरूम में जाकर छुप गया। क्या उसे पता था कि मैं उस रास्ते से जाऊंगा? उसे कैसे पता चला? मैं धीरे से बाहर गलियारे में आया, बस कुछ कदम और। उफ, मैंने राहत की सांस ली। दरवाजे के हैंडल को पकड़ा और घुमाया, लेकिन वह खुला ही नहीं। दरवाज़ा लॉक था। धत, यह दरवाजे अंदर से भी लॉक हो जाते हैं क्या? ओह, वह काफ़ी शातिर है, मैंने मन ही मन कहा। मैं पीछे मुड़ा और अंधेरे गलियारे में देखा। अब सिर्फ एक ही रास्ता था। मैं धीरे से लिविंग रूम में घुसा और अचानक, आखिर यह क्या हुआ? मैंने मन ही मन कहा, क्योंकि किसी ने पर्दे खोल दिए। रोड लाइटों की रोशनी फर्श पर पड़ी और तब वह दिखाई दिया। खिड़की के बिल्कुल पास खड़ा हुआ। यह सारी योजना इसी की थी। मैंने उसकी ओर देखकर मन ही मन सोचा, वह जानबूझकर इस तरह से खड़ा था कि मुझे उसकी मोटी, पसीने से तर, गहरे रंग की शर्ट का ऊपरी हिस्सा
उसके फड़कते हुए नथुने जैसे कि वह अपने शिकार के डर की गंध ले रहा हो, और उसके सूखे ढीठ आक्रामक ओठ दिखाई दिए जो मेरे देखते देखते एक मुस्कान में बदल गए। एक चौड़ी, अनिष्ट और बुरी मुस्कान जिसे देखते ही मैं वहीं का वहीं जम गया। मैंने उसे मुस्कराते हुए देखा और देखता ही रह गया। मैं उससे नज़र नहीं हटा सकता था और ज़िंदगी में पहली बार मैंने अपने सीने में अपने हृदय को महसूस किया। यह मेरे सीने से बाहर धड़क रहा था। उसने भी यह ज़रूर सुना होगा। उसे पता था वह जो भी कर रहा है वह असर दिखा रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे उसने राक्षसी मेडुसा की तरह अपनी नज़र की बजाय अपनी मुस्कान से मुझे पत्थर में बदल दिया हो। मैं खुद को यह सोचने से रोक नहीं पाया, वाह वह वाकई बहुत शातिर है। मैं उससे यह कहना चाहता था कि मैं उसकी इस चाल से बहुत प्रभावित हुआ था। हाँ, उसने कई लोगों को मारा था, फिर भी मैं इतना प्रभावित था कि मेरे मुंह से निकलते निकलते रह गया, मैं तुम्हारी और तुम्हारे खेल की प्रशंसा करता हूँ और मैं यह खेल खेलना चाहता हूँ। उसने कुछ नहीं किया, जैसे कि मेरी तरफ बढ़ना या फिर चाकू पकड़ते हुए अपनी एक भुजा को उठाना या मुझसे कहना कि यह तुम्हारी आखिरी रात है। पर हम दोनों ही जानते थे कि उसे कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं थी। उसने मुझे हरा दिया था। ऐसी परिस्थितियों में कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। कोई उससे दूर भागे या उसकी तरफ, वह जीत गया था। कोई शांत रहे या कुछ कहे, कोई भले ही चिल्लाने क्यों न लग जाए, वह जीत गया था। यह उसका खेल और उसके नियम थे। तो मैंने कुछ ऐसा ही किया जिसकी उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी। मैंने सीधे उसकी ओर देखा और मैं भी मुस्करा दिया। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, फिर जाकर कुछ देर बाद अगले ही पल उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। वह मुझे बिल्कुल उसी तरह समझ गया जैसे मैं उसे समझ गया था। उस पल में कोई भी दो इंसान एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह नहीं समझते थे जितनी अच्छी तरह हम एक दूसरे को समझ गए थे। यह एक मूक समझौता था। हम एक दूसरे से प्रभावित थे, एक दूसरे के प्रशंसक थे। हम दोनों ने सिर्फ एक मुस्कान से ही सारे विचारों का आदान प्रदान कर लिया। हम दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। अगर हम कुछ कहते तो यह कि यह खेल बहुत गौरवपूर्ण होने वाला है। उसने पर्दे फिर बंद कर दिए और हमारा यह खेल शुरू हो गया। मैंने उसे वहाँ से आगे बढ़ते हुए महसूस किया। मैं धीरे से चुपके से पीछे बेडरूम में चला गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर मैं दूसरे दरवाजे की ओर गया और उसे भी बंद कर दिया। अगर मैं उसे जानता था तो वह इस खेल को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहेगा, चाहे वह इसे कितना भी पसंद क्यों न करता हो। इसका मतलब था कि मुझे धैर्य से काम लेना होगा। मैं सिकुड़कर एक कोने में बैठ गया, इस तरह से कि मैं दोनों दरवाज़ों को देख सकूं, और अगर वह किसी एक दरवाजे से अंदर आता है तो मैं दूसरे से बाहर निकल सकूं। समय बीतता गया। मुझे सिर्फ दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे कि वह हमारे इस खेल की रेफरी हो और समय का ध्यान रख रही हो। पर सबके साथ ऐसा ही होता है। मैंने सोचा, समय हम सबके इस छोटे से खेल का रेफरी है जिसे हम जिंदगी कहते हैं। यह हमारे हर सही और गलत फैसलों की गिनती करता रहता है। एक गलत निर्णय और खेल खत्म। आज रात हम दोनों में से कोई एक गलत निर्णय लेने वाला था। अचानक मैंने बाईं ओर दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज़ सुनी। उसने जरूर किचन का रास्ता चुना होगा। मैं खड़ा हुआ और दूसरे दरवाजे से बाहर निकलने के लिए तैयार ही था। वह अंदर आया ही नहीं। मेरा हाथ दरवाजे के हैंडल पर था और मैं इंतज़ार कर रहा था कि तभी मैंने हैंडल को अपने हाथ में घूमते हुए महसूस किया। वह दरवाजे के बाहर खड़ा था। मैंने जल्दी से हैंडल छोड़ दिया और फिर से कोने में चला गया। मैंने दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज़ सुनी और मैं इंतज़ार करने लगा, पर कुछ नहीं हुआ। तो वह मेरे साथ खेल रहा था। उसे कोई जल्दी नहीं थी। वह अपना पूरा समय ले रहा था। आखिर में उसे इतनी अच्छी तरह नहीं समझता था जितना मैंने सोचा था। उसे उसी खेल में हराने के लिए मुझे अलग तरीके से सोचना था और मैं आवेशपूर्ण कुछ करने की सोच ही रहा था कि तभी दीवार पर टंगी घड़ी बजने लगी। मैं समझ गया
यही मौका था। मैं दूसरे दरवाजे से बाहर निकला, पर पीछे वाले बेडरूम में न जाकर मैं सीधा किचन में चला गया। अगर मुझे यह खेल अपने पक्ष में करना था तो मुझे एक हथियार की ज़रूरत थी। मैं इसे अपने पुराने तरीके से नहीं कर सकता था। मैं कोई चीज़ ढूंढ ही रहा था, जैसे कि एक चाकू, कि तभी मैंने उसे किचन में ही महसूस किया। इससे पहले कि मैं कुछ सोच भी पाता, मैंने एक चाकू के बाहर निकलने की आवाज़ सुनी। शायद वह भी वही सोच रहा था जो मैं सोच रहा था। मैंने अपना हाथ मारा और जो भी चीज़ हाथ में आई उसे लेकर दौड़ लगा दी। मैंने इसे अपनी शर्ट के नीचे दबाया और दोनों बेडरूम से दौड़ता हुआ मुख्य दरवाजे के बाहर वाले गलियारे में पहुंच गया। मैं फिर से वहीं पहुंच गया था। मेरे सामने लिविंग रूम था। मैंने अंधेरे को देखा और मेरे मन में एक ख्याल आया। वह अंधेरे में तो मुझे हरा सकता था, पर वह रोशनी में नहीं छुप पाएगा। अगर मैं उसे देख सकूं तो वह अपना यह खेल नहीं खेल पाएगा। मैं लिविंग रूम में घुसा और खिड़की की तरफ बढ़ा। मैंने पर्दे खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन मेरे हाथ ने कुछ और थाम लिया, कुछ बड़ा और मजबूत, पसीने से भरा और ठंडा उसका हाथ। मैंने दूसरी बार अपने हृदय को धड़कते हुए महसूस किया। शायद उसने भी किया। यह उसकी आखिरी चाल थी। खेल खत्म हो गया था। मैंने चाकू हवा में लहराने की आवाज़ सुनी। अब वहाँ रुकने का मतलब था मौत। मैंने दौड़ लगा दी। मैंने दोनों बेडरूम पार कर लिए और मैंने वह सीमा भी पार कर दी जो खुले घर को बंद घर से अलग कर दी थी। अब मेरे सामने दीवार थी, एक तरफ बाथरूम, दूसरी तरफ स्टोर रूम। वह शायद मेरी तरफ बढ़ रहा था। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला, पर अंदर नहीं गया, बल्कि दरवाज़ा खुला छोड़ के मैं पीछे स्टोर रूम में छुप गया। इतना अंधेरा था कि मैं अपने हाथ तक नहीं देख पा रहा था, और तभी मैंने उसे आगे बढ़ते हुए महसूस किया। सच में ऐसा लग रहा था जैसे वह फिर से हवा में तैर रहा हो। अब वह दरवाजे के बिल्कुल बाहर खड़ा था। अगर वह पहले बाथरूम में जाता है तो उसकी पीठ मेरी तरफ होगी और यही मेरा आखिरी मौका होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश उसके लिए मैं यह सोचकर मुस्कराया कि वह भी यही सोच रहा था। उसने धड़ाम से स्टोर रूम का दरवाज़ा खोल दिया और मुझे गले से पकड़कर दबोच लिया। मैं उसकी सांसों को सुन सकता था। घना अंधेरा था, पर फिर भी मुझे पता था कि मुस्करा रहा होगा, और फिर बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी सूचना के उसने अपना चाकू मेरे अंदर घुसा दिया। लेकिन यह अंदर गया ही नहीं, बल्कि मेरे शर्ट के नीचे तवे से टकरा गया। वह अचानक हुए इस घटनाक्रम से चौंक गया। मैंने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। आह ओह, मैंने कहा। चाकू को पकड़ा, दूसरी तरफ घुमाया और अंदर धकेल दिया। मैं उसका चेहरा देखना चाहता था, पर नहीं देख पाया। मैं बस उसको सांस लेने के लिए छटपटाते हुए सुन सकता था। मैंने उसे कोई मौका नहीं दिया। मैंने चाकू को घुमाया और उसके भीतरी अंगों को फड़फड़ाते हुए टूटते हुए महसूस किया। मेरे दोनों हाथ पूरी तरह से उसके शरीर से बहते हुए खून से सन गए थे। मैं यही कह रहा था। मैंने अपनी बात पूरी की जो मैं कहना ही वाला था, जब इसने घर की लाइटें बंद कर दी थीं। यह तो बहुत ही गंदा है। मैं अपनी जीत का जश्न भी नहीं मना पाया, क्योंकि मैंने एक गाड़ी को बाहर रुकते हुए सुना। सत्यानाश, वे आ गए। मेरे पास वक्त ही नहीं है। आह, इस कमीने ने मेरी पूरी योजना चौपट कर दी थी। मैंने मृत शरीर को देखा और सोचा अब बस एक ही रास्ता बचा था। मैंने उसके शरीर में फंसे हुए चाकू को निकाला और उसी के कपड़े से पोंछकर मैं बाहर आया, मुख्य दरवाजे के पीछे छुप गया। मैं मुस्कुराया, क्योंकि मुझे पता था अब कोई भी मेरी शाम बर्बाद नहीं करेगा। आखिर उस रात शहर में सिर्फ 2 हत्यारे घूम रहे थे, जिनमें से एक स्टोर रूम के फर्श पर मृत पड़ा था और दूसरा दरवाजे के पीछे खड़ा हाथ में चाकू लिए मुस्कुरा रहा था।